तो लास्ट क्लास में अपन ने कहां तक पढ़ा था? डेरिवेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। अच्छा ठीक। अच्छा आवाज सही आ रही है, गूंज तो नहीं रही ना? नो सर। ठीक है। हाँ तो देखो, स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। तो अपन ने जो है वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया था। वेव ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोगों ने जो बेसिक बातें हैं वो सारी बातें कर ली थी कि वेव फ्रंट क्या होता है, या फिर जो है हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, राइट? यस सर। ठीक है। तो अभी देखो है ना, आगे जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा वेव में ले जाता हूँ। वेव के कुछ टॉपिक्स, एक सेकंड रुक जाना है। हाँ अभी ठीक है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा जो है, मैं वेव के अंदर ले जाता हूँ तुम्हें। वेव के अंदर कुछ बेसिक बातें करेंगे जो कि अभी आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं उसके अंदर काम आने वाली है। उसमें पहली बात है, मेरे को आराम से बताओ कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है? कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है बताओ? जिनमें पाथ ऑफ डिफरेंस चेंज नहीं, जिसमें बोलो पाथ डिफरेंस कांस्टेंट। पाथ डिफरेंस नहीं, फेज डिफरेंस। याद रखो, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? सोर्सेस having same phase और या तो उनके बीच में फेज सेम हो जाए या फेज डिफरेंस is not time dependent। जो या फिर अपन वन वर्ड में बोले तो जो डेल्टा फाई should not depend upon time। कोहेरेंट सोर्सेस अपन ऐसे सोर्सेस को बोलते हैं कि जिनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फेज डिफरेंस हो सकता है, फेज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, फेज डिफरेंस के अपन ने वहां पे वेव के अंदर जिन्होंने वेव नहीं पढ़ी या अच्छे से नहीं पढ़ी उनको बता देता हूं। फेज डिफरेंस को अपन टाइम के रेस्पेक्ट में लिखते हैं ओमेगा डेल्टा टी, और पाथ के रेस्पेक्ट में लिखते थे के डेल्टा एक्स, राइट? यस सर। अब ध्यान रखना, फेज डिफरेंस यहाँ पे ओमेगा डेल्टा टी नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ओमेगा डेल्टा टी अगर हो गया तो ये टाइम पे अब ओमेगा डेल्टा टी में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है सपोज एक का फेज कुछ एक को t1 टाइम पे स्टार्ट किया है, दूसरे को t2 टाइम पे स्टार्ट किया है, यानी अपन चाहे ओमेगा डेल्टा टी से निकालें चाहे k डेल्टा x से निकालें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंडेंट आ जाए। टाइम पे डिपेंडेंट कैसे आ सकता है? जैसे अपने पास फर्स्ट जो वेव की स्थिति में अभी वेव की बातें करता हूं अपन, उसके बाद लाइट वेव की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है a sin kx minus omega t plus pi by 3 y2 है अपने पास a sin kx minus omega t plus pi by 6। तो आराम से सोच के बताओ इन दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? pi by 6 pi by 6 कैसे है? एक का तो फेज कितना है? ये है, और एक का फेज ये, तो इन दोनों को माइनस कर दिया तो कितना आ गया? pi by 6। pi by 3 minus pi by 6 equal to pi by 6, यानी यहाँ पे फेज डिफरेंस हो है क्या? फेज डिफरेंस अगर pi by 6 आ रहा है यानी क्या कांस्टेंट है? फेज डिफरेंस कांस्टेंट है ना? yes sir yes sir तो ऐसी वेव्स को, इसका मतलब ये दोनों जो वेव्स जिस सोर्स से आ रही है, ये दोनों वेव्स जिस भी सोर्स से आ रही है, उन सोर्सेस को अपन क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस इनको क्या बोलेंगे अपन? कोहेरेंट वेव्स और कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, लेकिन सपोज इसी के अंदर y3 equal to a sin ax minus omega t plus cos omega t हो जाता है। ये इक्वेशन है थर्ड अपने पास, थर्ड इक्वेशन अपने पास ये है। तो बताओ कि फेज डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3, फर्स्ट और 3 के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा बताओ? वेरिएबल होगा cos ओमेगा टी। क्या अब फेज डिफरेंस निकालने के लिए cos ओमेगा t minus pi by 3 या pi by 3 minus cos ओमेगा t करता? हाँ sir यानी क्या फेज डिफरेंस यहाँ पे टाइम पे डिपेंडेंट है? yes sir यानी टाइम जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे फेज डिफरेंस भी क्या करेगा? चेंज करेगा। अगर तुम्हें अच्छे से याद है तो फेज डिफरेंस अगर टाइम के साथ चेंज करता है तो बताओ क्या बनते हैं? बीट्स बनते हैं, अगर तुम्हें याद है। yes हाँ sir सर। ठीक है ना? तो अपन यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ऐसे सोर्सेस की बात नहीं करेंगे, इस पूरे चैप्टर के अंदर ऐसे सोर्सेस की बात नहीं करेंगे जिनके बीच में फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट है। अपन ओनली फॉर कोहेरेंट सोर्सेस की ही बात करेंगे। पहली चीज तो ये अजम्पशंस अपने को रखना चाहिए कि अपन कोहेरेंट सोर्सेस की बात करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट और थर्ड जो होगी, फर्स्ट और थर्ड जो होगी वो क्या होगी? नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे समझ में आ रहा है सबको? आ रही है सर yes sir तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि अपन यहाँ पे ओनली फॉर जो है इस चैप्टर के अंदर कोहेरेंट सोर्सेस की बात करने वाले हैं। इसको रफ कर दूं क्या मैं? सर 2 मिनट हाँ
हो गया सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो, अगर अपने को ओनली फॉर कोहेरेंट सोर्सेस की बात करनी है, अगर अपने को ओनली फॉर, अब देखो, अब अपन वेव की बातें नहीं करेंगे, अब अपन वेव की बात तो करेंगे, लेकिन अब साउंड वेव या उन सारी वेव्स की, स्ट्रिंग वेव, उन सारी वेव्स की बात नहीं करेंगे। वेव ऑप्टिक्स के अंदर अपन किसकी बात करने वाले हैं? लाइट वेव, लाइट वेव की बात। यानी अपने पास कोई ऐसा सोर्स होगा जिससे लाइट प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, एक और बात, अपन ने जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के सबसे लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि डिस्पर्जन क्या होता है। सबको याद है ना डिस्पर्जन क्या होता है? यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पे अपन डिस्पर्जन की बात भी नहीं करेंगे। डिस्पर्जन की बात नहीं कर रहे मतलब अपन जो लाइट यूज कर रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट या सिंगल कलर की लाइट यूज करेंगे, ठीक है ना। तो डिस्पर्जन भी अपने दिमाग में नहीं आना चाहिए। डिस्पर्जन अपन इस चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में भी आगे वापस से पढ़ेंगे। अभी अपन ओनली फॉर ऐसे लाइट की बात कर रहे हैं जो कि सिंगल कलर है या जो है उसके मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वो उसके अंदर कलर का डिफरेंस नहीं है या फिर सारे कलर का मिक्स नहीं है या फिर व्हाइट लाइट नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे अपन ने पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ी थी ना, वैसे वैसे यहाँ पे भी अपन यही मानेंगे कि जो लाइट ट्रेवल करेगी वो स्ट्रेट पाथ पे ही करेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ सर। अब देखो, अब आराम से, अब यहाँ पे देखो है ना, अपन एक आगे एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। नाम सुना होगा तुम्हें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नहीं सुना है तो आज सुनोगे। सुना है सर। सुना है तो और भी अच्छी बात है। तो उसके अंदर देखो, अब मेरे को करना क्या है बेसिकली कि मेरे को ऐसा सोर्स यूज करना है जो कि कोहेरेंट सोर्सेस हो। यानी मेरे को ऐसे टू लाइट सोर्स चाहिए, अपने को दो लाइट सोर्स ऐसे चाहिए जो कि कोहेरेंट हो। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगाया है, यहाँ पे एक बल्ब लगाया है, जैसे हैलोजन बल्ब, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हैलोजन बल्ब में लाइट सोर्स ले रहा हूँ। ये अपने पास लाइट सोर्स है। अब इसको क्या कर दिया, इसको किसी बॉक्स से ऐसे सराउंड कर दिया, इसको ऐसे पैक कर दिया, इसी सरफेस से पैक कर दिया। अब इससे लाइट्स निकल रही हैं। अब अगर मैं इस सरफेस पे कोई भी दो छोटे छोटे स्लिट कर दूं, दो छोटे छोटे, कोई भी दो या कितने भी कर सकते हो, तो क्या यहां से जो लाइट निकली या फिर यहां से जो लाइट निकली, उनके बीच में पाथ डिफरेंस तो हो सकता है। पाथ डिफरेंस तो हो सकता है क्योंकि जैसे अपन ने हैलोजन बल्ब को बस सिमेट्रिकली नहीं रखा है, हो सकता है कि ये ज्यादा पाथ ट्रेवल करे या फिर ये कम पाथ ट्रेवल करे। लेकिन आराम से सोच के बताओ, क्या टाइम की वजह से फेज डिफरेंस आ सकता है क्या? नो सर। नहीं। यस सर। तो ये अपने लिए सोर्स 1 हो गया और ये अपने लिए सोर्स 2 हो गया। ये पहले तो एक सोर्स से लाइट निकल रही थी, अब अपने स्लिट बना ली उसको सराउंड करके, तो अब टू सोर्सेस से अपने को बाहर से देखते तो अपने को लगेगा टू सोर्सेस से लाइट निकल रही है। अब एक्चुअली इनका ओरिजिनल सोर्स तो सेम, ओरिजिनल सोर्स सेम है, तो डेफिनेटली टाइम में कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा। टाइम में डिफरेंस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक ही टाइम पे तो लाइट प्रोड्यूस हो रही है इस सोर्स से, ओरिजिनल सोर्स सेम है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आराम से सोच के बताना, क्या ये सोर्स 1 और सोर्स 2 डेफिनेटली क्या कोहेरेंट सोर्सेस होंगे? यस सर। यस हाँ सर। सर होंगे। तो एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम यही करने वाले हैं, सोर्स 1
and source 2 are coherent sources. Coherent sources. ठीक है, एक चीज अपने को ये और ये ध्यान रखनी, इसमें कोई डाउट तो बताओ। सर वो सोर्स 1 and 2 नाम क्यों दिया है वो नहीं समझा। क्या चीज? वो तो एक ही सोर्स से आ रहे हैं ना, तो 1 और 2 क्यों दिया है नाम। अरे ऐसा, अब दो सोर्सेस हो गए ना, सोर्स एक ही सोर्स से आ रहा है लेकिन दो अलग अलग जगह से लाइट निकल रही है ना। ओरिजिनल सुनो, बल्ब मैंने लगाया, सरफेस मैंने लगाई है बाहर, उसको पैक मैंने किया है, तो मेरे को पता है कि वो ओरिजिनल एक ही सोर्स से निकल रही है। लेकिन कोई अगर इस सरफेस के बाहर खड़ा है उसको तो नहीं पता ना यार कि ये एक ही सोर्स से आ रही है। हाँ सर। तो उसके लिए तो ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हो गए ना, दो अलग अलग जगह से लाइट निकल रही है। समझ गया सर। हाँ, बस अपन नेमिंग के लिए और कुछ नहीं है, बाकी अपने को पता है कि ओरिजिनल सोर्स सेम सोर्स है, तो डेफिनेटली ओरिजिनल सोर्स अगर सेम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी है, और फेज डिफरेंस जो है बिटवीन 1 and 2 would not depend on time, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। पाथ की वजह से हो सकता है ये ज्यादा कम पाथ ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमको सोचो क्या इस स्फेरिकल सरफेस की अगर मैं हैलोजन बल्ब सेंटर पे रखूं तो क्या कोई पाथ डिफरेंस भी आएगा? नहीं। तो पाथ डिफरेंस भी क्या, जीरो। लेकिन अगर मैं सेंटर पे सिमेट्रिकली प्लेस नहीं करूं, थोड़ा सा इधर उधर प्लेस करूं, तो पाथ डिफरेंस भी आ सकता है। एम आई राइट? Yes. इसके अंदर कोई डाउट है तो बताओ, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। अरे बोलो। क्लियर है तो मैं इसको रफ कर सकता हूँ क्या? हाँ सर। रफ कर दो ना। यस सर। अब वेव की एक और बात बताता हूँ। वेव की एक और बात, एक चीज मैंने तुम्हें वेव में भी बहुत स्ट्रिक्टली बताई थी कि ये अपन वेव ऑप्टिक्स में यूज करने वाले हैं। तुम्हें याद है तो मैंने बताया था कि अगर अपने पास सोर्सेस ये सोर्स ये सारी मैं वेव की बातें बता रहा हूँ जो कि अपने को यहाँ पे काम आने वाली है। ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है, और इनके बीच में डिस्टेंस सोर्स b, इनके बीच में डिस्टेंस d। याद आ रहा है कुछ? सोर्स 1 और सोर्स 2 के बीच में डिस्टेंस d, और सपोज ऑब्जर्वर यहाँ पे है जो कि काफी डिस्टेंस पे, ऑब्जर्वर यहाँ पे है जो कि काफी डिस्टेंस पे, यानी इस d के कंपेयर में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज लार्ज, वेरी लार्ज देन स्मॉल d। याद है कुछ? यस सर। तो आराम से सोच के बताओ, जैसे ये बात, ये लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी, फर्स्ट लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए कितना पाथ ट्रेवल करेगी, सेकंड लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए कितना पाथ ट्रेवल करेगी, और सपोज अपने लिए गिवन है ये एंगल
सर आपका वीडियो हैंग हो गया। यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो आराम से सोच के बताओ, आराम से सोच के बताओ कि पाथ डिफरेंस कितना होगा। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना होगा? इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो डेल्टा एक्स कितना होगा? d cos थीटा। d cos थीटा, d cos थीटा। अब आराम से समझना, अगर मैं ये थीटा नहीं बोलेंगे, अगर ये एंगल थीटा बोलेंगे, अब पाथ डिफरेंस कितना होगा? d sin थीटा। d sin थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस अरे सर। बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होता है? d sin थीटा, d sin थीटा। अपने को पता है कि यहाँ पे ये तभी होता है जब ऑब्जर्वर इज फार अवे, ऑब्जर्वर काफी दूर हो। ऑब्जर्वर काफी दूर का मतलब क्या है? सपोज ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर और सोर्स S1 और S2 के बीच में, ऑब्जर्वर और सोर्स S1 S2 के बीच में डिस्टेंस सपोज कैपिटल D, that means capital D is greater than small d। अगर ऐसा होगा कि कैपिटल D is greater than small d, then observer would be far away from the sources। तो उस केस में ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ कि पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा x d sin थीटा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट है किसी को? सर वो d लास्ट बहुत बड़ा होगा। स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए। क्या स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए ना। स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन ये बोल रहे हैं, देखो अगर तुम्हें डेरिवेशन याद है d sin थीटा वाला छोटा सा डेरिवेशन था, डेरिवेशन कैसे किया जाता है? अपन ने ये माना था कि ऑब्जर्वर बहुत ज्यादा दूर है, ऑब्जर्वर अगर बहुत ज्यादा दूर है, ये जो फर्स्ट है, ये जो लाइट है और ये लाइट है जो है, इनको अपन ने ऑलमोस्ट क्या माना था? ऑब्जर्वर अगर बहुत ज्यादा दूर है तो इनको ऑलमोस्ट अपन ने पैरेलल माना था। एम आई राइट? यस सर। और फिर अपन ने पाथ डिफरेंस कैसे निकाला था? जब ये ऑलमोस्ट पैरेलल है तो S2 से अपन ने S1 पे परपेंडिकुलर डाला था, S2 से S1 पे परपेंडिकुलर डाला था, तो इसके बाद तो ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके जो पाथ डिफरेंस होगा वो ये होगा, दैट इज द पाथ डिफरेंस डेल्टा x। और ये d है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से, ये अगर d है इस राइट एंगल ट्रायंगल से अपन ये निकाला था, ये कितना होगा? d sin थीटा, d sin थीटा। तो ये उस केस में अगर ये दोनों रेस पैरेलल है, दोनों रेस अगर पैरेलल है तो ये अगर 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये भी ऑलमोस्ट 90 माइनस थीटा ही होगा, ये भी ऑलमोस्ट 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि अपन ने इन दोनों को पैरेलल माना है। ये तीनों रेस 1 2, ये तो रेस नहीं अपन ने ऐसे बनाया, 1 2 3, ये तीनों लाइंस क्या है? ऑलमोस्ट पैरेलल है, क्योंकि ऑब्जर्वर बहुत ज्यादा दूर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और ऑब्जर्वर दूर होने का मतलब क्या है? अब ऐसा नहीं कि ऑब्जर्वर इनफाइनाइट पे, जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ जैसे मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के कंपेयर में 100 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा है, या 1 सेंटीमीटर के कंपेयर में 1 मीटर तो बहुत ज्यादा है। उस केस में मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकता हूँ ना,
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो सोर्सेस को मिलाने वाली लाइन है उसमें और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस कैपिटल डी तो कैपिटल डी इज वेरी लार्ज देन डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस d is capital D is very greater than small d इसका मतलब ये तो वो ऑब्जर्वर इज वेरी फार अवे यस सर। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है सर यहाँ पर हमेशा एंगल वर्टिकल के साथ लेते हैं क्या? हाँ यहाँ पे अपने को है ना वर्टिकल के साथ ही जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे cos थीटा वाला दिमाग में नहीं लाना है अपने को हमेशा d sin थीटा ही होगा। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तब तो मैं समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब अपन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तब अपने को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अपन हमेशा थीटा यही लेते हैं ठीक है। ओके सर। लेकिन अपने को पता है अगर वो कंफ्यूज करने के लिए अपने को कोई दूसरा थीटा देगा कंफ्यूज करने के लिए कोई दूसरा थीटा देगा जैसे इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा देगा तो मैं समझ जाऊंगा d sin थीटा की जगह क्या आ जाएगा d cos थीटा आ जाएगा या d sin 90 माइनस थीटा आ जाएगा। वो चेंजेस ऊपर ना आता है अपने बोलो यस यस सर। ठीक है। अब देखो अब मैं तुम्हें वापस से वेव टॉपिक के अंदर ले जाता हूँ। आराम से बताओ ये जो टू रेज निकल रही है लाइट रेज जो निकल रही है ये जो टू लाइट रेज निकल रही है अभी मैंने बताया कि इन दोनों लाइट रेज ये कोहेरेंट होगी अपन कोहेरेंट सोर्स यूज करेंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या है सेम दोनों लाइट रेज फ्रीक्वेंसी सेम और सेम डायरेक्शन में जा रही है सेम डायरेक्शन में जा रही है और सेम मीडियम में है तो वेलोसिटी भी सेम होगी सेम मीडियम में है तो वेलोसिटी भी सेम होगी वेलोसिटी में क्या होगी सेम तो s1 और s2 फ्रीक्वेंसी सेम वेलोसिटी सेम तो लैम्डा भी सेम और सेम डायरेक्शन में जा रही है सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो बताओ क्या ये आगे जाके दोनों वेव्स इंटरफेरेंस करेंगी या स्टैंडिंग वेव बनाएंगी या फिर बीट्स बनेंगी? इंटरफेरेंस। वेरी गुड। ये दोनों वेव्स में क्या होगा इंटरफेरेंस। बहुत सिंपल सी बात अगर तुम्हें वेव पढ़ा हुआ है ना तो ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें इतना आसान लगेगा कुछ है ही नहीं कोई नई बात नहीं है इंटरफेरेंस होगा। अब इंटरफेरेंस होगा तो मेरे को सारी चीजें पता है क्या पता है बताओ। अब वापस से वो मैं सारी चीजें नहीं निकाल रहा हूँ इंटरफेरेंस की सारी चीजें एक बार वापस से वेव से रिवाइज करवा देना कि है ना बताओ इंटरफेरेंस है तो अगर पाथ डिफरेंस अपन ने निकाल लिया डेल्टा x क्या है d sin थीटा है डेल्टा x क्या है d sin थीटा है तो आराम से सोच के बताओ कि अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा या मैक्सिमा कब बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा कब बनेगा बताओ इज इक्वल टू n लैम्डा डेल्टा x इक्वल टू कितना होना चाहिए n लैम्डा। वेरी गुड। वहां पे भी तुम्हें बताया था इंपॉर्टेंट है डेल्टा x ध्यान रखना तो पाथ डिफरेंस अपने जो निकाला है d sin थीटा इसको किसके इक्वल कर दूंगा n लैम्डा के इक्वल। अरे बोलो यस सर। यस सर। n इक्वल टू 0 1 2 इस टाइप ऐसे कैसे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या मिनिमम बन रहा है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बताओ 2n minus 1 upon 2 2n lambda. lambda by 2 हाँ 2n minus 1 into lambda by 2 और n यहाँ पे वापस से वही 1 2 इस टाइप
क्या इन सारी चीजों में कोई डाउट? अब देखो सारी चीजें मैं डिटेल में नहीं बता रहा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे होगा वहां पे क्या नेट एम्पलीट्यूड 0 आएगा या डबल आएगा? डबल आएगा। डबल आएगा, मैक्सिमम आएगा। अगर दोनों का ए है तो यहाँ पे a प्लस ए 2a आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से भी जो इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड आता है वो a1 प्लस a2 आता है। डिस्ट्रक्टिव क्या है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तब नेट कितना आएगा? 0 आएगा। 0 0। अब देखो यहाँ पे लाइट वेव के अंदर, साउंड वेव के अंदर तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या था? साउंड वेव के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी अपने को लाउड जो अपनी साउंड है वो लाउड सुनाई देगी। कंस्ट्रक्टिव हो रहा है मतलब लाउड सुनाई देगी, एम्पलीट्यूड दोनों का ऐड अप हो जाएगा। और अगर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तब तो अपने को कंप्लीट साइलेंस सुनाई देगा या फिर आवाज मिनिमम सुनाई देगी। लेकिन तुम कुछ सोचो, अगर लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या है बताओ? सर लाइट ब्राइट हो जाएगी। वेरी गुड, कि अगर जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है मतलब वहां पे लाइट जो है वो अपने को ज्यादा ब्राइटनेस की दिखेगी, ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो अपने को डबल ब्राइटनेस की दिखेगी, यानी इंटेंसिटी जो है ज्यादा है। और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या वहां पे अपने को डार्कनेस दिखेगी? यस सर। तो ये मीनिंग होता है लाइट रेस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, एनी डाउट इन दिस? बोलो। अरे कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं, मैं इसको रफ कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब देखो वैसे तो बताना नहीं चाहिए, बट किसी ने अगर वीडियो नहीं पढ़ रखी तो मैं एक बार वापस से तुम्हारे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की सारी चीजें एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। वैसे जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव अगर होगा, कंस्ट्रक्टिव अगर होगा तो पहली चीज तो डेल्टा एक्स एन लैम्डा होगा, इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड। इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हो? इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हो? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 cos phi। और कंस्ट्रक्टिव केस में इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? a1 प्लस a2। ठीक है। और इक्विवेलेंट इंटेंसिटी कैसे निकालते हो? इक्विवेलेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 cos phi. I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi, यही होता है क्या? Yes, sir. और कंस्ट्रक्टिव केस में बताओ इक्विवेलेंट इंटेंसिटी कितनी होती है? ये होती है। यस सर। ये तो कंस्ट्रक्टिव की बात होगी, सारी बातें सेम है ना देखना। डिस्ट्रक्टिव केस में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस डेल्टा एक्स 2n-1 लैम्डा बाय 2 है और a इक्विवेलेंट मोड ऑफ a1 माइनस a2 है
I equivalent अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी बातें बताओ, इसके अंदर कोई डाउट है? सबको याद है ना? याद है सर। कोई दिक्कत नहीं है, राइट? नो सर। सबको क्लियर है? अरे क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो इसको नोट करना है किसी को तो कर लो, नहीं तो फिर मैं रफ कर रहा हूँ। सर 2 मिनट। हाँ कोई डाउट है? रफ कर दूं क्या? यस सर। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बातें जो कि अपने वेव ऑप्टिक्स में जरूरत पड़ सकती है, बस इतनी ही जरूरत पड़ेगी। इतना अगर तुम्हें पता है तो बहुत इजीली इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, यानी इस ये पूरा चैप्टर यही एक्सपेरिमेंट है। अगर वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आता है तो 99.9% चांसेस है कि इसी एक्सपेरिमेंट से आएगा, चाहे वो तुम्हारे बोर्ड के अंदर हो, चाहे वो तुम्हारे कंपटीशन के अंदर हो, चाहे एडवांस के अंदर हो, मेंस के अंदर हो, कहीं पे भी। अगर वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आता है 99.9% चांसेस है कि YDS से ही आएगा। और अगर मैंने अभी जो चीजें बताई है वो चीजें अगर तुम्हें पता है तो समझ लो ये एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, अपने लिए हलवा है, बस आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। मेरे को कुछ ही बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम बता दोगे। YDS इसका नाम क्या होता है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स जो है, यंग एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने मैंने अभी जो बताया था वैसे उसने डबल स्लिट की थी, सोर्सेस सेम रखा था। वीडियो ब्लर हो गया सर। क्या? कुछ डाउट है क्या? अब क्लियर है सर। हाँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो बेसिकली अभी जैसे मैंने बताया था वैसे ये यार, ये बार बार ये फोकस चेंज कैसे हो जाता है? ये किसी को पता है क्या फोकस कैसे करते हैं? चलो ठीक है, तो बेसिकली यंग ने क्या किया था, यंग्स ने बेसिकली अपन ने जैसे मैंने अभी बताया था कि मेन सोर्स सेम लिया, तो हैलोजन बल्ब वगैरह ले लिया और उसमें डबल स्लिट कर दी, तो उसको टू सोर्सेस मिल गए। और ये दोनों सोर्सेस डेफिनेटली क्या होंगे? कोहेरेंट सोर्सेस होंगे। तो यहाँ पे पहली चीज तो ये एक्सपेरिमेंट कोहेरेंट सोर्सेस के लिए ही वैलिड है, कोहेरेंट सोर्सेस के लिए ही वैलिड है, नॉन कोहेरेंट सोर्सेस के लिए वैलिड नहीं होता। ठीक है,
उसने क्या किया था, बस डबल स्लिट से दो अलग अलग सोर्सेस बन गए। एक्चुअली तो ओरिजिनल सोर्स तो सेम ही है, उसने स्लिट करके दो अलग अलग सोर्सेस बना ली और उन दोनों सोर्सेस से लाइट जो पास हो रही थी, उन लाइट के बीच में जो इंटरफेरेंस हो रहा था, उस इंटरफेरेंस को स्टडी किया, बस और कुछ नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, अब sir. उसने देखो कैसे स्टडी किया, इसको समझते हैं। ये अपने पास S1 सोर्स है, ये सोर्स 1 है अपने पास, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। ये S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है। ध्यान रखना ये कोहेरेंट सोर्सेस ही है, यानी ये यहाँ पे ओनली फॉर इतनी डिस्टेंस में उसने स्लिट कर रखी है। ये कोहेरेंट सोर्सेस ये होंगे डेफिनेटली। ये वैसे ही बात है, आपने डायग्राम इस टाइप से बना, ये लाइन बना ली, इसका मतलब क्या है? लाइन बनाने का मतलब है कि सेम सोर्स से लाइट आ रही है, बस यहाँ पे दो जगह अपन ने थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ रखा है, यानी स्लिट बना रखी है। तो ओरिजिनल सोर्स अगर सेम है तो डेफिनेटली S1 और S2 क्या होंगे? कोहेरेंट सोर्सेस होंगे, बताने की जरूरत नहीं होगी। इज इट क्लियर? यस सर। कोहेरेंट कैसे बनाया, उसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? नो डाउट सर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो दोनों सोर्सेस थे, इनसे जो लाइट निकल रही थी, इसको मैंने आगे स्क्रीन लगा दी या कर्टन लगा दिया या पर्दा लगा दिया, जो भी बोलना चाहे, वहां पे उस लाइट को स्टडी किया कि वहां पे जाने के बाद क्योंकि कर्टन पे लाइट मिलेगी तो अपने को कहीं पे ब्राइटनेस मिलेगी, तो इंटरफेरेंस हो रहा है तो कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। किस टाइप से होता है उसने ये स्टडी किया। और इन दोनों सोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन ले रहे हैं स्मॉल डी। सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस को अपन इस पूरे चैप्टर के अंदर स्मॉल डी से लिखेंगे। सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस जो है स्मॉल डी। यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, इसको हटा रहा हूं, यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, एक कर्टन लगा, या थोड़ा नजदीक लगा, यहाँ पे अपन स्क्रीन बोलो या कर्टन बोलो, जो भी बोलना चाहो, ये स्क्रीन लगा दिया। अब इन दोनों सोर्सेस से जो लाइट निकलेगी वो लाइट बेसिकली इंटरफेरेंस करेगी। और अपन ध्यान रखना, इनके जो सेंटर पॉइंट है उसको यहाँ पे बना रहा हूं, दोनों सोर्सेस से सेंटर पॉइंट यहाँ पे बना रहा हूं। अब आराम से सोच के बताओ, ये अगर मैं सेंटर की बात, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो एक लाइट रेज ऐसे जा रही है, एक लाइट रेज ऐसे जा रही है, तो कर्टन का जो मिड पॉइंट है या जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट किसको बोल रहे हैं समझना। सो सोर्सेस से जो मिड पॉइंट है उसके पैरेलल जो पॉइंट है उसको सेंट्रल पॉइंट बोल रहे हैं। आराम से सोच के बताओ, इस लाइट ने x1 पाथ ट्रेवल किया, इसने x2 पाथ ट्रेवल किया, तो इस सेंट्रल पॉइंट के लिए डेल्टा x कितना होगा? इस पॉइंट के लिए डेल्टा x कितना होगा? 0. 0। वेरी गुड। क्या डेल्टा x 0 होगा? क्योंकि दोनों लाइट जो है, क्योंकि यहाँ पे पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस होने अपने को पता है टाइम की वजह से तो नहीं आ सकता, पाथ डिफरेंस किसकी वजह से आएगा? तो या फेज डेल्टा x निकाल लिया और डेल्टा x क्या निकालेंगे? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस किसकी वजह से आएगा? पाथ डिफरेंस की वजह से। पाथ अलग अलग हो सकता है, तो इस सेंट्रल पॉइंट के लिए डेल्टा x क्या होगा? 0। क्या ये बात समझ में आ रही है?
सेंट्रल पॉइंट के लिए डेल्टा एक्स 0 कैसे होगा, ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर तो आराम से सोच के बताओ, डेल्टा एक्स अगर 0 है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव होगा सर। डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव अगर होगा तो इसका मतलब क्या यहाँ पे ब्राइटनेस दिखेगी अपने को, ज्यादा ब्राइटनेस दिखेगी? हाँ. सपोज इसकी इंटेंसिटी, अगर इस सोर्स की इंटेंसिटी I0 है और इसकी इंटेंसिटी भी I0 है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी? √I0 प्लस √I0 का होल स्क्वायर। बोलो। यस सर। और डेल्टा एक्स अगर 0 है, इसको अपन क्या बोलते हैं? अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट्स बन रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे कर्टन इस टाइप का होगा, कर्टन यहाँ पे कुछ इस टाइप का होगा, जैसे कर्टन का बना हुआ क्रिटिकल डायग्राम बना हुआ, ये कुछ थोड़ा इस टाइप का है, इस टाइप का कर्टन है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अपने को ब्राइटनेस दिखाना है, यहाँ पे अपने को ब्राइटनेस दिखती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल। अच्छा ध्यान रखना, ये जो कहीं पे डार्क स्पॉट या कहीं पे ब्राइट स्पॉट, मतलब ब्राइटनेस, लाइट कहीं पे ब्राइट दिख रही है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपने को डार्क दिखे, क्योंकि कहीं पे जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये जो पैटर्न दिख रहा है ना अपने को, इनको अपन बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज पैटर्न स्क्रीन पे ये जो अलग अलग स्पॉट बन रहे हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज का मतलब समझते हैं ना, ये जो डार्क स्पॉट और ब्लैक स्पॉट बन रहे हैं, या ब्राइट स्पॉट या ब्लैक स्पॉट या डार्क स्पॉट बन रहे हैं, ये जो पैटर्न, जैसे यहाँ पे अपने को पता है कि सेंटर पे क्या बनेगा, सेंटर पे अपने को पता है कि ब्राइटनेस दिखेगी अपने को, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होगी, इसमें वो डाउट होगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होती है, इसमें कोई डाउट होगा? कोई डाउट है क्या? अरे बोलो। नो सर। ठीक है, उसके बाद देखो, अब अपन मैंने वेव में क्लियरली बताया था कि हर एक मैक्सिमा के बाद मिनिमा बनेगा, मिनिमा के बाद मैक्सिमा बनेगा, इस टाइप से ये चलता रहेगा। लेकिन सेंटर में अभी क्या बन गया? सेंटर में अपने को पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव होगा, फिर वापस कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, ऐसे ऐसे इधर भी डिस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, इस टाइप से क्या दोनों तरफ चलता रहेगा? हाँ सर। हाँ सर. इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है? सर वो स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए ना, आखिरी वाली। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें अगर वेव का टॉपिक याद है, हर एक मैक्सिमा के बाद मिनिमा बनता है, मिनिमा के बाद मैक्सिमा बनता है, मैक्सिमा के बाद मिनिमा बनता है, क्योंकि पाथ डिफरेंस इसी टाइप से होता है। पाथ डिफरेंस जैसे 0 है, पाथ डिफरेंस 0 है, तो क्या होगा? मैक्सिमा होगा, यानी ब्राइटनेस दिखेगी। पाथ डिफरेंस λ/2 है, तो डार्कनेस दिखेगी, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।
पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो वापस से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, 3 लैम्डा बाई 2 पे डिस्ट्रक्टिव होगा, वापस से 2 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव होगा। यानी हर एक मैक्सिमा के बाद मिनिमा बनेगा, हर एक मिनिमा के बाद मैक्सिमा बनेगा, यानी मैक्सिमा और मिनिमा अल्टरनेट वे में बनेंगे। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमा है यानी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, तो इसके नीचे क्या होगा, ब्राइट, यहाँ पे ब्राइट है तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी, उसके बाद ब्राइट बनेगी, उसके बाद डार्क ब्राइट डार्क इस टाइप से चलता जाएगा। ऊपर भी ऐसे होगा, ये अगर सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज है तो यहाँ पे डार्क, यहाँ पे ब्राइट डार्क ब्राइट इस टाइप से चलता जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब जैसे मैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट, जैसे मैं कोई भी फ्रिंज की, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे नेमिंग का भी ध्यान रखना, ये तो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब सपोज मैं उस लाइट की बात कर रहा हूँ, आराम से समझ कर लेते। एक सेकंड, हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने को ब्राइट के पास वापस डार्क होगी, डार्क के पास ब्राइट होगी। अब मैं किसी भी डिस्टेंस पे, सपोज मैं इस पॉइंट पे पता करना चाहता हूँ कि यहाँ पे डार्क फ्रिंज है या ब्राइट फ्रिंज है। यहाँ पे अपने को पता करना है कि डार्क फ्रिंज बन रही है या जो है ब्राइट फ्रिंज बन रही है। तो अच्छा ध्यान रखना, कर्टेन वापस से वही बात, कैपिटल डी ये क्या है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी अगर ब्राइट और फ्रिंज, ब्राइट और डार्क फ्रिंज देख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जर्वर है। कर्टेन अपने लिए क्या है, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में डिस्टेंस जो है उसको अपन किससे लिखते हैं, कैपिटल डी से। और अपने को पता कि कैपिटल डी इज, यहाँ पे लिख लेता हूँ, कैपिटल डी इज वेरी लार्ज देन दिस पॉइंट। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैपिटल डी इज वेरी लार्ज देन दिस पॉइंट। अब यहां से y डिस्टेंस पे सेंट्रल पॉइंट से y डिस्टेंस पे किसी एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे मैं निकालना चाहता हूँ कि ब्राइट फ्रिंज बन रही है या जो है डार्क फ्रिंज बन रही है। तो देखो, तो अपने को पता है कि अब देखो वापस से कोई बात, अच्छा आराम से समझना, डायग्राम पहले अपन बना थे ऐसा, अभी बना रहा हूं मैं ऐसा। तो ये जो एंगल है अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, जो मैंने एंगल लिखा है वो थीटा है। तो बताओ पाथ डिफरेंस, एक लाइट x1 जो है कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x1, x2 जो है कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, x2। तो आराम से सोच के बताओ, x पाथ डिफरेंस फर्स्ट लाइट रे और सेकंड लाइट रे के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा x कितना होगा, d sin थीटा, d sin थीटा होगा या d cos थीटा होगा, आराम से समझना, थीटा ये दे cos थीटा, sin थीटा, sin थीटा, sin थीटा। sin डायग्राम अपन ने ऐसे बनाया तो कंफ्यूज हो गए। ये वर्टिकल के साथ एंगल दे रखा है ना यार, अभी हॉरिजॉन्टल बन गया, डायग्राम ऐसे किया तो ऐसे समझो कि सोर्सेस को मिलाने वाली जो लाइन है, सोर्सेस को मिलाने वाली लाइन है, उसके परपेंडिकुलर के साथ एंगल दे रखा है ना। यस सर। तो sin थीटा होगा ना, यस सर। तो डेल्टा x जो x2 माइनस x1 है, कैसे निकालोगे कि ये दोनों इनको पैरेलल मान लेते हैं कि अपन ये एज्यूम करते हैं कि कैपिटल D इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, और प्रैक्टिकली अपन ऐसे लेते हैं कि दोनों सोर्सेस S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस है वो तो मिलीमीटर में लेते हैं, या सेंटीमीटर में लेते हैं।
और ये 1 मीटर 2 मीटर में ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये कैपिटल डी इज ऑलवेज वेरी लार्ज देन स्मॉल डी, तो ये अप्रोक्सीमेशन हमेशा लगा सकते हैं। तो अगर ये बहुत ज्यादा हो गए, दोनों रेशियो है ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो गए, तो इससे मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो पाथ रेफरेंस के बीच में ये जो होगा यही पाथ रेफरेंस होगा डेल्टा एक्स, और मैंने बता रखा है कि डेल्टा एक्स कितना होगा डी साइन थीटा, ठीक है। और अगर थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, और जो कि हमेशा होगा क्योंकि दोनों स्लिट के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये दोनों थीटा जो होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा क्योंकि ये बहुत दूर है, थीटा स्मॉल होगा। हमेशा ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, थीटा स्मॉल होगा तो डेल्टा एक्स को डी साइन थीटा डी tan थीटा भी लिख सकता हूं, डी tan थीटा भी लिख सकता हूं। अब आराम से सोच के बताओ, इस वाली फ्रिंज के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये डिस्टेंस अगर y है और ये डिस्टेंस अगर कैपिटल D, ये डिस्टेंस अगर कैपिटल D, तो बताओ tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? y by d। क्या y अपॉन कैपिटल D होगी? यस सर। यानी अपने को अब थीटा वगैरह की जरूरत नहीं है, अपने को सारी वैल्यूज डिस्टेंस की फॉर्म में आ गई, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स स्मॉल डी y अपॉन कैपिटल D आ गई। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए y 0 हो जाएगा तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, या किसी भी अगर फ्रिंज के लिए निकालना है, अब जिससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ कि डेल्टा एक्स अपन 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा इसके इक्वल होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो फिर लैम्बडा बाई 2 3 लैम्बडा बाई 2 5 लैम्बडा बाई 2 इनके इक्वल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से इस डेल्टा एक्स को मैं इसके इक्वल कर दूंगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, दोनों केस में एक में डेल्टा एक्स आ गया तो अब सारी बातें हो जाएगी। डेल्टा एक्स को n लैम्बडा के इक्वल कर दूंगा कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो, और डेल्टा एक्स को जो है 2n-1 लैम्बडा बाई 2 पे, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स आ गया। अब देखो नेमिंग कैसे होती है, आपने ये बताया नेमिंग कैसे होती है, इसलिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो इसके बाद जो है, इसके बाद यहां पे जो बनेगी इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट डार्क फ्रिंज। नेमिंग ध्यान रखना, इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट डार्क फ्रिंज। उसके बाद वापस से ब्राइट बनेगी। अब इसको क्या बोलोगे बताओ, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। नेमिंग में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, इसको तो मैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बोलूं। ये क्या है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ऐसे कैसे इधर भी होगा, ये क्या होगी फर्स्ट डार्क फ्रिंज, उसके बाद ये क्या होगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। इस टाइप से चलता रहेगा। एक उसके बाद क्या बनेगी यहाँ पे सेकंड डार्क फ्रिंज, उसके बाद सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सेकंड इस टाइप से चलता रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। यस सर। तो पहले ये डायग्राम बना लो पूरा, उसके बाद अपन कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ कि यंग ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया, डेल्टा एक्स कैसे निकाला, सोर्सेस ब्राइट फ्रिंज क्या होती है, डार्क फ्रिंज क्या होती है,
ये सारी चीजें हमको डाउट हो तो बताओ। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होती है? बोलो। इसमें कोई डाउट हो? ओ सर। रफ कर दो क्या इसको मैं? सर 2 मिनट। हाँ जल्दी करो। अब तो हो गया यार। हो गया सर। हो गया ना? यस सर। रफ कर दो इसको। यस सर। ठीक। अच्छा ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, थोड़ी सी छुट्टियों में मैंने भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन टाइप किया था। अभी पहले वाली क्लासेस में और अभी अभी वाली क्लासेस में कुछ थोड़ा बहुत चेंज लग रहा है क्या? अभी ठीक लग रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है चलो। तो ये जो है अपने पास, अब देखो, अब अपन कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं। अब देखो बड़ा ही सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होती है इसको समझते हैं। सेंट्रल ब्राइट, अच्छा उससे पहले ब्राइट फ्रिंज क्या होती है ये समझते हैं। ब्राइट फ्रिंज वन एक एक करके सारी चीजों को डिफाइन करते हैं। ब्राइट फ्रिंज क्या होती है बताओ? जिस पॉइंट पर लाइट रे का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। हाँ पॉइंट बोलो या फिर उस कर्टन पे एक पर्टिकुलर एरिया होगा या एरिया होगा where constructive interference takes place of coherent lights. Coherent lights वैसे constructive interference coherent lights से होता है। यानी डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स एन लैम्डा, एन लैम्डा का मतलब 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा उस टाइप से। अगर ऐसा पाथ डिफरेंस आ रहा है किसी पॉइंट पे उसको अपन बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। और डेल्टा एक्स अपने को पता है क्या होता है, डी साइन थीटा या फिर डी टेन थीटा। अब देखा ना वो वाईडीएससी वाला डायग्राम अपने परमानेंटली अपने दिमाग में होना चाहिए।
YDSA वाला डायग्राम परमानेंटली अपने दिमाग में होना चाहिए, कुछ भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। d sin थीटा को d tan थीटा लिख सकता हूं और tan थीटा y अपॉन कैपिटल D हो जाएगा, y अपॉन कैपिटल D हो जाएगा। याद है ना सबको? हाँ सर। और डेल्टा x आ गया तो क्या मैं फेज डिफरेंस भी निकाल सकता हूं? फेज डिफरेंस क्या होगा? k डेल्टा x, अरे बोलो। यस सर। और k क्या होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x स्मॉल d y अपॉन कैपिटल। इससे मेरे पास फेज डिफरेंस भी आ गया। कोई डाउट? अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होगा? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होगा? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होगा? जब डेल्टा x इक्वल टू 0 होगा और उसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव। पहली बात तो डेल्टा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डेल्टा x इक्वल टू 0 तो होगा। एक डेफिनेशन तो ये है। अब ध्यान रखना, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आगे अपन ऐसे एग्जांपल भी करेंगे। कंपल्सरी नहीं है कि जो दोनों स्लिट का जो मिड पॉइंट है उसके पैरेलल पॉइंट पे ही बनेगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन क्या है कि डेल्टा x जहां पे 0 हो जाएगा, डेल्टा x जहां पे 0 हो जाएगा उसको मैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलूंगा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि डेल्टा x 0 तो हमेशा पैटर्न के मिड पॉइंट पे या फिर जो स्लिट है उस स्लिट के मिड पॉइंट पे हो सकता है। बोलो। नो सर। ऐसा अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे तुमको सोचो, जैसे तो सोर्सेस से दोनों लाइट निकल रही है, किसी एक लाइट के बीच में मैं कोई ग्लास की स्लैब रखूं, दोनों में से किसी एक लाइट के बीच में ग्लास की स्लैब रखूं, तो अब क्या पाथ डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्लैब में अपने को पता है कि लाइट वेव एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करती है। अरे बोलो। यस सर। तो जो है हो सकता है अब सेंटर पे नहीं बनेगी, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है तो सेंट्रल मैक्सिमा बोल सकता हूँ, या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो मिड पॉइंट से थोड़ी सी ऊपर बन जाए या नीचे बन जाए। लेकिन अपने ये डेफिनेशन अपनी हमेशा हेल्प करेगी कि जहां पे डेल्टा x 0 होता है उसी को अपन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं, सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम, या फिर ऐसा हो सकता हूं कि जो पूरा फ्रिंज पैटर्न है, पूरा फ्रिंज पैटर्न, उस फ्रिंज पैटर्न का मिड पॉइंट ये होगा, यानी इस फ्रिंज पैटर्न से इस सेंट्रल ब्राइट पॉइंट से या सेंट्रल मैक्सिमा से इधर डार्क फ्रिंज, इधर डार्क, फिर ब्राइट, फिर ब्राइट, इस टाइप से चलेगा। यानी ये फ्रिंज पैटर्न का मिड पॉइंट है, ऐसे समझ लो। या फिर यानी सेंट्रल ब्राइट पॉइंट अगर शिफ्ट हो रहा है मतलब अपन क्या बोलेंगे कि पूरा फ्रिंज पैटर्न ही शिफ्ट हो गया, पूरा फ्रिंज पैटर्न ही शिफ्ट हो गया। फ्रिंज पैटर्न किसको बोल रहे हैं? जो कर्टन पे ब्लैक और ये जो ब्राइट स्पॉट बन रहा है, डार्क और ब्राइट स्पॉट, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? फ्रिंज पैटर्न। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मिड पॉइंट ऑफ फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो हो गया ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। नेक्स्ट है डार्क फ्रिंज। क्या सुना? सर
यस सर। ठीक, नेक्स्ट है डार्क फ्रिंज क्या होती है इसमें? बताओ डार्क फ्रिंज क्या होती है? जिस प्लेस पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। हाँ, पॉइंट और एरिया एट विच destructive interference takes place। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स जो है वो 2n minus 1 लैम्डा बाय 2 यानी कितना होना चाहिए? लैम्डा बाय 2 हो गया, 3 लैम्डा बाय 2 हो गया या 5 लैम्डा बाय 2। ठीक है, और डेल्टा एक्स इक्वल अपने को पता है कि d sin थीटा या डायरेक्टली d कैपिटल Y अपॉन स्मॉल y अपॉन कैपिटल D। अब आराम से बताओ मेरे को कि फर्स्ट जैसे सेंट्रल पॉइंट को मैं x इक्वल टू 0 बोलता हूँ, ये इससे कट है, इसको मैं x इक्वल टू या y इक्वल टू 0 बोलता हूँ। y इसको बोलते हैं अपन कि सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस कितनी है, ये y इक्वल टू 0। अब इसके नीचे भी जो है फ्रिंजेस बन रही है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ पे डेल्टा x इक्वल टू 0। तो अब मेरे को आराम से बताओ कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां बनेगी? फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां बनेगी? फर्स्ट, अच्छा जहां पे पहली बात मेरे को बताओ कि इस पॉइंट पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगी। फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगी अगर यहां पे क्या हो जाए, पाथ डिफरेंस कितना हो जाए? बताओ, सबसे पहले पाथ डिफरेंस कितना होगा डार्क फ्रिंज के लिए? लैम्डा बाय 2। यस सर। यस सर। यहाँ पे 0 है, ये ब्राइट फ्रिंज है, उसके बाद डार्क फ्रिंज बनेगी। तो डार्क फ्रिंज के अंदर सबसे पहले पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2। फिर अगले डार्क फ्रिंज पे 3 लैम्डा बाय 2, उससे अगले डार्क फ्रिंज पे 5 लैम्डा बाय 2। ऐसे तो चलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर। यस सर। यस सर। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? लैम्डा बाय 2। और अपने अकॉर्डिंग पाथ डिफरेंस कितना है? इसके इक्वल होना चाहिए dy अपॉन कैपिटल। तो यहां से अपने पास y आता है, इसको मैं y1 बोलूंगा। y1 का मतलब फर्स्ट जो डार्क फ्रिंज है उसकी सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2d आ जाएगी। बोलो। यस सर। यस सर। तो देखो ये d लैम्डा अपॉन 2d जो है, d लैम्डा अपॉन 2d कितने डिस्टेंस से? इधर भी फर्स्ट डार्क बनेगी, इधर भी फर्स्ट डार्क बनेगी, कितने डिस्टेंस से? इधर भी फर्स्ट ही बोलेंगे, फर्स्ट डार्क फ्रिंज कैपिटल D लैम्डा अपॉन, दोनों तरफ बनेगा फ्रिंज पैटर्न, ध्यान रखना। इधर भी फर्स्ट डार्क, इधर भी फर्स्ट डार्क। उसके बाद सेकेंड डार्क फ्रिंज कब बनेगी? उसके लिए बताओ पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3 लैम्डा बाय 2। 3 लैम्डा बाय 2। इसको वापस से dy अपॉन कैपिटल D लिख दो। तो यहां से y2 कितना आएगा? क्या 3 कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2d आ गया? बोलो। यस सर। यानी सेकंड जो, अच्छा ऑब्वियसली बात है, ये ब्राइट है,
यानी यहाँ पे डार्क बनी, उसके बाद ब्राइट बनी, लेकिन अपन बात कर रहे हैं डार्क डार्क, उसके बाद वापस वो डार्क बनेगी, कितने डिस्टेंस पे बनेगी, वो बनेगी सेंट्रल, ये डिस्टेंस हुआ है तो सेंट्रल मैक्सिमा से आ रही है 3 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d, इधर भी बनेगी 3 कैपिटल डी लैम्डा। तो अब आराम से सोच के बताओ मेरे को कि दोनों डार्क जो फर्स्ट और सेकंड, जो ये अपने पास सेकंड डार्क है, ये सेकंड डार्क है, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज और सेकंड डार्क फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आराम से निकालिए। फर्स्ट डार्क फ्रिंज और सेकंड डार्क फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस कितनी है, d lambda by d, d lambda by d, कैपिटल डी लैम्बडा बाई डी, कैपिटल डी lambda by लैम्डा, d, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। हाँ हाँ अरे ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 3/2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, 3/2, ये कितनी है 1/2, ये कितनी होगी 1 होगी, 1 into कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंज इक्वल टू, या मेरे पास कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल। अब ये तो अपन ने डिस्टेंस निकाली है सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस। अब तुम घर जाके ना सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, ब्राइट फ्रिंज के बीच में भी डिस्टेंस निकाल, वो भी इतनी आएगी। क्या लॉजिकली समझ में आ रहा है? यस सर। yes sir, कोई डाउट बताओ? एनी डाउट प्लीज? No, क्लियर है sir. सर। क्लियर है? ये फटाफट नोट कर लो, फिर अपन ये क्लास पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद क्लास पॉइंट करते हैं। ये क्लास पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद क्लास पॉइंट करते हैं, जल्दी से लिखो। नोट कर लिया? Yes. यस सर। रफ कर दो मैं इसको। Yes, sir. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस निकाली है ना हमने कैपिटल डी लैम्डा और स्मॉल डी, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, इसको अपन बीटा से लिखते हैं। तो फ्रिंज विड्थ क्या है, कोई भी टू सक्सेसिव, चाहे डार्क फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस निकालो, चाहे ब्राइट फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस निकालो, यानी दो सेम टाइप की फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस, इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज और टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंज। चाहे डार्क फ्रिंज की बात करो, चाहे ब्राइट फ्रिंज की बात करो, दो कंटिन्यूअस डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस होगी,
उसी को अपन क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ, इसको अपन बीटा से डिनोट करेंगे। और बीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ, बीटा की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल, ये आपने याद होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा। अब आराम से समझना, देखो आराम से समझना। तुमसे कोई ये बोले कि x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पे सपोज सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है, सपोज सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है, तो यहां से अब आराम से समझना, देखो 6th ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस कितनी होगी, ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम कोई सी भी पूछ सकता हूं, या फिर m लिख लेता हूं, कोई भी nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकालनी है मेरे को, जैसे सेकंड भी पूछ सकता है, थर्ड भी पूछ सकता है, फोर्थ भी पूछ सकता है, सेंट्रल मैक्सिमा से nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, n d lambda upon d, कितनी, n d lambda upon d, बीटा के फॉर्म में बता दो, एन बीटा। beta, बीटा क्या है, टू कंटिन्यूअस ब्राइट फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस या डार्क फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस, y इक्वल टू 0 पे क्या है, ब्राइट फ्रिंज, तो बीटा डिस्टेंस भी फर्स्ट ब्राइट बनेगा, वापस से अगले इस ब्राइट फ्रिंज और अगले ब्राइट फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस कितनी, बीटा, यानी 2 बीटा बनेगा, सेकंड ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस कितनी होगी, n बीटा, अरे बोलो, yes, अच्छा तुमसे कोई ये बोले डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम कितनी होगी, 2n - 1 beta upon 2, आराम से बताना होगा, nth डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस बताइए सेंट्रल मैक्सिमा से, 2n - 1 into beta by 2, अच्छा जैसे तो ये ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, तो ब्राइट और ब्राइट के बीच डिस्टेंस कितनी, बीटा, तो डार्क और ब्राइट के बीच डिस्टेंस कितनी होगी, बीटा बाय 2, एक्चुअली मिड पॉइंट पे बनता है, क्योंकि 0 पे अगर ब्राइट होती है तो लैम्बडा बाय 2 पे डार्क, वापस लैम्बडा पे ब्राइट, यानी दो ब्राइट फ्रिंज के मिड पॉइंट पे डार्क बनेगी, यानी ये अगर बीटा है तो डार्क और ब्राइट के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, बीटा बाय 2, अरे बोलो, यस सर। हाँ सर। तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस कितनी होगी, बीटा बाय 2, बोलो, यस सर। अगले ब्राइट डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस कितनी होगी, बीटा बाय 2 प्लस बीटा, यानी 3 बीटा बाय 2, 2n + 1 बीटा बाय 2 होगा। अगले ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस कितनी होगी, 3 बीटा बाय 2 प्लस 5 बीटा बाय 2, 5 बीटा बाय 2, यानी डिस्टेंस कैसे चलेगी, बीटा बाय 2, बीटा बाय 2, 3 बीटा बाय 2, 5 बीटा बाय 2, 7 बीटा बाय 2, सेंट्रल मैक्सिमा से, तो n की कितनी होगी, फर्स्ट की कितनी, बीटा बाय 2, सेकंड की कितनी, 3 बीटा बाय 2, थर्ड की कितनी है, 5 बीटा बाय 2,
तो n कितनी होगी? बोलो n+1 बीटा बाय क्या 2n n+2 बीटा बाय 2। हाँ सर। n equal to 1 पुट करोगे तो बीटा बाय 2, n equal to 2 पुट करोगे तो 3 बीटा बाय 2, n equal to 3 पुट करोगे तो 5 बीटा बाय 2। क्या 2n-1 बीटा बाय 2 होगी? यस Yes, सर। तो अब इसका मतलब बीटा का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। अगर तुमने बीटा निकाल लिया तो तुम किस सर आपका माइक म्यूट हो गया। डार्क फ्रिंज की पोजीशन। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? सर वो आखिरी वाला क्या बोला? मैंने ये बोला अगर तुमने बीटा निकाल लिया, बीटा निकालने के बाद तुम किसी भी डार्क या ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकाल सकते हो सेंट्रल मैक्सिमा के रेस्पेक्ट में। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलो तो ये नोट कर लो, फिर आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं।